नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जो प्रश्न लेकर आए हैं वो एक तो धुलाई में जो सहायक पदार्थ जैसे कि खास तौर से साबुन उसके विषय में बात करेंगे, ठीक है, साबुन के विषय में। और दूसरा कुछ जो कलफ लगाते हैं, स्टार्च टाइप चीज़ें होती हैं, चावल का जो स्टार्च होता है, आटे का जो स्टार्च होता है, मतलब जिससे हम कलफ लगाते हैं वस्तुओं पर, उनकी बात करेंगे। तो प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्लास से जुड़े रहिएगा। और टेक्सटाइल की ये लगभग 16-17 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे। चैनल पर हो सकता है वीडियो इधर उधर हो, लेकिन आप जब इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लाइन वाइज सारी वीडियोज़ हैं वो देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी से एक ही निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन 1 है, साबुन बनाने में प्रमुख रूप से प्रयुक्त किया जाता है। ए है कास्टिक सोडे का, बी है विरंजन का, सी है बेसन का, डी है उपर्युक्त सभी का। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो तो होगा ए ऑप्शन, कास्टिक सोडे का जो है प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द दिया है प्रमुख रूप से किया जाता है। उसके अलावा भी अगर हमसे पूछा जाए तो हम इसमें चर्बी का प्रयोग करते हैं साबुन बनाने को। चर्बी प्लस क्षार को हम कहते हैं एल्कलाई, ठीक है। क्षार का क्या होता है, यहाँ पर सम्मिश्रण प्रयोग किया जाता है। मिश्रण मतलब जिसको सम्मिश्रण मतलब मिश्रण, इन दोनों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चर्बी और क्षार का यहाँ पर मिश्रण प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो प्राणियों की चर्बी होती है, जैसे जो जानवरों से हमें प्राप्त होती है, जो प्राणियों की चर्बी होती है उसके मुकाबले अगर हम बात करें तो जो वनस्पति की चर्बी होती है, वनस्पति से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, वनस्पति की जो चर्बी होती है, ठीक है, वनस्पति की जो चर्बी होती है, इसका साबुन जो होता है कोमल और मुलायम होता है। किसका? प्राणिज का कड़ा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राणिज से जो साबुन बनता है वो कड़ा होता है, ओके। और जो वनस्पति से प्राप्त होता है वो कैसा होगा? काफ़ी मुलायम होगा, ठीक है, ओके। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, जितना मुलायम साबुन होगा उतने ईजिली वस्त्र जो होते हैं, कपड़े होते हैं, साफ़ होते हैं और हाथों पर भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। साबुन की उपयोगिता की अगर हम बात करते हैं तो मतलब आपको बताने हैं, साबुन लगाने से वस्त्र में पानी सरलता से प्रवेश कर जाता है। बी है ये धूल कण, तेल आदि चिकने पदार्थ की गंदगी साफ़ हो जाती है। सी है पानी की क्रियाशीलता के कारण आंतरिक पदार्थ चारों ओर फैल जाता है, जिससे धोने की क्रिया में सरलता आ जाती है, ठीक है। और डी है उपर्युक्त सभी। तो ये बात सही है, जब हम साबुन लगाते हैं कई बार आप देखना, हम हाथ से जब कपड़े धो रहे होते हैं तो हम पानी डालते हैं, इतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं करता है, लेकिन हम थोड़ा सा पानी डालकर वहीं पर साबुन रगड़ने लगते हैं तो जल्दी से कपड़े में पानी ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है। तो साबुन लगाने से वस्त्र में क्या होता है, पानी सरलता से प्रवेश करने लगता है। और तेल कण है, गंदगी है, ये तो ये साफ़ ही करते हैं, इसीलिए हम साबुन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और पानी की क्रियाशीलता के कारण क्या होता है, आंतरिक पदार्थ जो होता है चारों ओर फैल जाता है और जिससे वस्त्र धोने की क्रिया में सरलता आ जाती है। जो अभी फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे थे उसी से मिलता जुलता ये ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। मतलब ये उपयोगिताएँ आपको ध्यान रखनी होगी कि साबुन की उपयोगिताएँ कौन कौन सी होती हैं। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं, साबुन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, सी है 4 प्रकार का, डी है 5 प्रकार का। कई बार मुझे तेज़ी से सांस लेनी पड़ती है क्योंकि मैंने आपको बताया था, अब मुझे खांसी की दिक्कत तो नहीं हो रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन मुझे सांस फूलने वाली जो कि अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो मुझे मेरी सांस ज़रूर फूलती है। तो खैर एक चीज़ से निजात मिली है, जो खांसी वाली समस्या थी कि मैं क्लास में बीच में बहुत खांसती थी, तो वो मेरा सही हो गया है। लेकिन अब वो अस्थमा जो है वो डॉक्टर ने कहा है वो तो लाइफ टाइम के लिए हो जाती हैं चीज़ें, तो इसको तो इन्हेलर के साथ ही चलना है, तो वही कर रही हूँ मैं भी। लेकिन फिर भी इन्हेलर लेकर ही बैठती हूँ क्लास में मैं, तब भी मुझे सांस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो तो एक प्रॉब्लम है जो मतलब इन्हेलर से क्या होता है, रुकी रहेगी, बढ़ेगी नहीं, ये बोला है डॉक्टर ने, ठीक है। तो इस वजह से कभी कभी मैं सांस गहरी लेती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक बोल नहीं पाती हूँ, ठीक है। तो साबुन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है ये बताना है। 2 प्रकार का, बी है 3 प्रकार का, सी है 4 प्रकार का, डी है 5 प्रकार का। तो यहाँ पर जो साबुन होता है 2 प्रकार का होता है, ठीक है, 2 प्रकार का साबुन होता है। एक होता है कड़ा साबुन, ओके, कड़ा साबुन होता है, लिख लीजिएगा, हर चीज़ को नोट करते चलिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम है ना वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना, क्योंकि ये सब सिलेबस का ही है। और नरम साबुन, ओके, नरम साबुन। अभी झारखंड में टीजीटी की भर्तियां आई हुई हैं, सुना है मैंने, कल नोटिस देख रही थी, तो उसे देख लीजिएगा। होम साइंस की भी हो सकती हैं टीजीटी की, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो सभी लोग।
क्वेश्चन 4 है, साबुन की कठोरता एवं कोमलता निर्भर करती है। ए है, किस प्रकार की वसा एवं सोडा का उपयोग किया जाता है। एक सेकेंड, साबुन की कठोरता एवं कोमलता निर्भर करती है कि किस प्रकार, यहाँ पर होगा कि किस प्रकार की वसा एवं सोडा का उपयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर की लगा लो। ठीक है, की अब अब क्वेश्चन सही से बन जाएगा। साबुन की कठोरता एवं कोमलता निर्भर करती है कि किस प्रकार की वसा एवं सोडा का उपयोग किया गया है। बी है, साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या थी। सी है, ए बा बी दोनों। डी है, केवल ए। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा सी ऑप्शन। जब भी हम साबुन की जो कठोरता की अगर बात करें और कोमलता की बात करें तो ये दो चीज़ों पर निर्भर करती है कि किस प्रकार की वसा एवं सोडा का प्रयोग किया गया है और साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या था, प्रोसेस क्या था, ये भी देखा जाता है। ठीक है, जब हम गर्म विधि से बनाते हैं तो साबुन हमें कड़ा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये विधि हो गई। ओके, और जब हम ठंडे मेथड से साबुन को बनाते हैं, ठंडी विधि का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ठंडी विधि से क्या होता है, साबुन नरम बनता है। तो हो गया ना, जो विधियाँ होती हैं वो भी इफेक्ट करती हैं और किस प्रकार का आपने उसमें पदार्थ यूज़ किया है, वसा एवं सोडा। आपने जानवर की चर्बी ली है तो भी हमने कहा कड़ा साबुन होगा, और अगर आप वनस्पति की चर्बी लेते हैं तो साबुन कैसा होगा, मुलायम होगा, कोमल होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। दोनों ही इस बात पर निर्भर करते हैं कि साबुन कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किससे बना साबुन कड़ा नहीं होगा। ए है, कास्टिक सोडे से। बी है, कास्टिक पोटाश से। सी है, नारियल के तेल से। डी है, वसा के प्रयोग से। तो निम्नलिखित में से किससे बना जो साबुन है वो कड़ा नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो देखो कास्टिक सोडे का प्रमुख रूप पर प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन जो कास्टिक पोटाश होता है, इसका जो साबुन होता है वो कड़ा नहीं होता। कास्टिक सोडे का भी साबुन कड़ा होता है। नारियल के तेल और वसा के प्रयोग से जो साबुन बनता है वो भी आपका कड़ा होता है। ठीक है, नारियल के तेल वसा का प्रयोग से जो साबुन बनता है वो भी कड़ा होता है। लेकिन यहीं पर अगर बात करें, कास्टिक पोटाश हो गया, ठीक है, दूसरा आपका होता है कास्टिक अरंडी जो होती है, अरंडी का ऑयल हो गया, अलसी का तेल हो गया, तो इनसे जो साबुन बनते हैं इनको सबको नोट करते चलिए, बिना कॉपी पेन के ना बैठा करें। ठीक है, अरंडी और अलसी होता है, इसके ऑयल का प्रयोग करके साबुन बनता है, तो वो भी कैसा होता है, कोमल होता है और मुलायम होता है। ओके, मुलायम होता है। मैं हर एक पॉइंट को नोट करके आपको चल रही हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। ओके, तो सारी चीज़ें यहीं क्लियर हो जाएंगी, साबुन अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन 6 है, साबुन निर्माण की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है। ए है, साबुनीकरण की। बी है, घोलक विधि पर। सी है, अवशोषक विधि पर। डी है, बी और सी दोनों विधि पर। तो जो साबुन निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं क्या, सैपोनिफिकेशन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो साबुनीकरण की प्रक्रिया होती है जिसे हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं, इसको सैपोनिफिकेशन। ओके, इसी पर बेस्ड होती है, RTION है यहाँ पर। ठीक है, सैपोनिफिकेशन कहते हैं, इसी पर ये डिपेंड होती है, इसी प्रोसेस से ये जो है साबुन का निर्माण इसी पर आधारित होता है। ठीक है ना। देखो, जो सैपोनिफिकेशन होता है इसमें होता क्या है, जब तेल होता है, ठीक है, तेल होता है ये, ओके, प्लस तेल के साथ क्या होगा आपका, क्षार होगा, कोई ना कोई तेल प्लस क्षार होगा। ओके, क्षार का प्रयोग किया जाता है ना, तो इन्हीं दोनों के मिश्रण से साबुन बनता है, हमने बताया। तो जो ये प्रक्रिया होती है, तेल प्लस क्षार को जब मिलाया जाता है तो जो वसा अम्ल होते हैं, इसके वसा अम्ल, ठीक है, वसा अम्ल जो होते हैं प्लस ग्लिसरॉल जो होता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल जो होता है, ये क्या होते हैं, विखंडित हो जाते हैं। खंडित होना मतलब अलग अलग होना, विखंडित मतलब जुड़ जाना। ठीक है, विखंडित हो जाते हैं, और जब ये विखंडित हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये क्षार के साथ मिलकर क्या करते हैं, साबुन के यौगिक का निर्माण कर देते हैं, जैसे कि जुड़ जाते हैं एक दूसरे, तो आपको क्या है, साबुन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तेल प्लस क्षार की जब क्रिया होती है तो वसा अम्ल क्या होते हैं, और ग्लिसरॉल भी वसा का ही आप जानते हो एक मतलब सिंपल फॉर्म है। तो ये क्या होते हैं, विखंडित हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। जब जुड़ जाते हैं ये तो क्या है, ये साबुन का निर्माण निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो यही सैपोनिफिकेशन कहलाता है, यही साबुनीकरण कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने गलत ऑप्शन, ओके,
ये जो यहाँ पर बी और सी लिखा है ये गलत है, ठीक है। डी ऑप्शन नहीं होगा, ए ही होगा, ओके, ए ही होगा, ये बाई एरर। इसीलिए तो मैं कहती हूँ आप लोग पीडीएफ को कहते हो ना, तो ये लगता है कि जो धोखे में बाई चांस कभी कभार पीहू है डिस्टर्ब कर देती है या कुछ भी रीज़न है, घर में रहती हूँ कोई काम को उठ जाती हूँ, तो उस समय धोखे में मतलब क्या होता है, नंबर गड़बड़ हो जाता है, ध्यान ही नहीं रहता है कि मैंने उसको सही किया नहीं किया, ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से साबुन बनाने की विधि है। ए है गर्म विधि व ठंडी विधि, बी है कड़ी विधि व नरम विधि, सी है क्षारीय विधि व अम्लीय विधि, डी है उपर्युक्त सभी। तो साबुन बनाने की जो विधि है वो कौन सी है आपकी, गर्म विधि व ठंडी विधि है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। साबुन गर्म विधि से बनता है, ठीक है, गर्म विधि मतलब हॉट प्रोसेस और ठंडी विधि मतलब कोल्ड प्रोसेस, दो विधियों से साबुन जो है बनाया जाता है। ओके, जो आपको बताया गर्म विधि से जो साबुन बनते हैं वो कैसे होते हैं, कड़े होते हैं, किसकी तुलना में, जो आपके ठंडी विधि से बनते हैं उसकी तुलना में ये कैसे होते हैं, नरम मुलायम होते हैं। ओके, क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधा से बना साबुन कोमल प्रकार का होगा। ए है गर्म विधा, बी ठंडी विधि, सी है गर्म व ठंडे दोनों मेथड से, डी है केवल ए। तो अभी हमने बताया आपको ठंडी विधि, बी ऑप्शन सही होगा। ठंडी विधि से जो साबुन बनेगा वो कैसा होगा, कोमल प्रकार का होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सस्ते प्रकार के साबुन किस की अधिक मात्रा के कारण काले रंग के हो जाते हैं। जो सस्ते प्रकार के साबुन मार्केट में मिलते हैं, खासतौर से हमारे जो गरीब वर्ग के तबके के लोग होते हैं वो उसे यूज़ करते हैं, भाई है ना, जिसकी जैसी कंडीशन वैसी चीज़ लेगा, तो वो कैसे होते हैं, काले रंग के होते हैं। और वो बशा आम्ल के कारण होते हैं, रोल के कारण होते हैं, स्टार्च के कारण होते हैं, या फिर डी है यहाँ पर निम्न में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, रोल होगा, ठीक है। रोल से होता क्या है, जब रोल उपस्थित होता है एक तो ये काले रंग का हो जाता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है जो कपड़े को स्वच्छ करने की, ठीक है, शक्ति होती है वो उसका ह्रास हो जाता है, कपड़े को साफ करने की शक्ति में कमी आ जाती है साबुन की, ठीक है। तो इसलिए जो रोल वाला साबुन होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से साबुन में किस तत्व की उपस्थिति कपड़े को स्वच्छ करने की शक्ति को बढ़ा देती है, ठीक है। निम्नलिखित में से साबुन में किस तत्व की उपस्थिति कपड़े को स्वच्छ करने की शक्ति को बढ़ा देती है। ए है सोडियम कार्बोनेट, बी है क्लोराइड, सी है गंधक, डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा वो होगा डी ऑप्शन, सोडियम कार्बोनेट, क्लोराइड प्लस गंधक। इन तीनों चीज़ों की जब उपस्थिति रहती है किसी भी मतलब साबुन में, तो उससे क्या है, कपड़े जो होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे साफ़ होते हैं और मेहनत भी हमारी लोगों की कम लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, साबुन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सहायक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक तो मेन पदार्थ होता है किसी भी क्रिया को, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, और कुछ होते हैं सहायक पदार्थ की जिनकी हमें आवश्यकता है, जिनके सपोर्ट के हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो साबुन बनाने के लिए जो सहायक पदार्थ है आपको वो बताना है। यहाँ पर ये मुख्य पदार्थ नहीं, ये सहायक है, इनकी सहायता ली जाती है साबुन को जमाने में और बनाने में। तो ए है चकमक का पत्थर, बी है माड़, सी है चौक, डी है उपर्युक्त सभी। तो हम जब भी साबुन के लिए बनाते हैं तो उसमें जो सहायक पदार्थ प्रयोग करते हैं वो डी ऑप्शन होगा, चकमक का पत्थर भी होगा, माड़ भी होगा, चौक भी होगी, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन होगा हमारा धुलाई के लिए, 12 क्वेश्चन है, धुलाई के लिए प्रयुक्त अच्छे साबुन में पानी का प्रतिशत आपको बताना है कितना होता है। ए है 20%, बी है 33%, सी है 40% और डी है 50%। तो धुलाई के लिए जो हम अच्छे साबुन प्रयुक्त करते हैं उसका जो प्रतिशत होता है वो होता है बी ऑप्शन 33%, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी, जो वसायुक्त अम्ल होते हैं, ठीक है, वसायुक्त अम्ल होते हैं, ओके, वसायुक्त अम्ल जो होते हैं, ओके, इनके प्रतिशत की अगर हम बात करें तो ये लगभग ज़्यादा होता है, 61 to 64% तक ये हो जाता है, ठीक है, 61 to 64% तक ये हो जाता है। (61 to 64% लिख लीजिएगा, ओके। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 13 है, साबुन बनाने की प्रक्रिया में साबुन 4 परतों में विभाजित रहता है जिसमें शुद्ध साबुन प्राप्त होता है। ए है ऊपरी परत से, बी है दूसरी परत से,
सी है तीसरी परत से, डी है चौथी परत से। देखो जब भी हम साबुन का निर्माण करते हैं, वसा आम्ल वगैरह, कास्टिक सोडे का, इन सब चीज़ का प्रयोग करके साबुन बनाते हैं, ये हमने बात कर ली। तो ये 3 लेयर में विभाजित होता है। मान लो ये कोई बर्तन है, इसमें साबुन आपने जमाया है, तो एक लेयर ये होगी, एक ये वाली लेयर हो गई, दूसरी ये वाली लेयर हो गई, और तीसरी ये वाली हो गई, और चौथी लेयर ये वाली हो गई। तो 4 लेयर जो होती हैं एक किसी भी बर्तन में होती हैं जहाँ साबुन जमाया जाता है। तो जो फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है, फर्स्ट लेयर होती है, उससे हमें साबुन जो है नहीं प्राप्त होता है। साबुन हमें किससे प्राप्त होता है? साबुन जो हमें प्राप्त होता है वो दूसरी परत से प्राप्त होता है। तो वी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इससे हमें साबुन प्राप्त होता है, किससे? दूसरी परत से हमें जो होता है वास्तविक साबुन प्राप्त होता है। जो ऊपर की सतह होती है, सबसे ऊपर की सतह, मान लो हम इस सतह की बात करें, सबसे पहली सतह कौन सी कहलाएगी? ये वाली, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ओके, ठीक है, ये 4 परतें हैं, तो हमें दूसरी परत ये वाली हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पहली परत तो ये रहेगी ना, तो पहली परत ऊपर वाली होगी तो दूसरी परत ही होगी, तो साबुन हमें इस परत से प्राप्त होगा, दूसरी परत से, ठीक है। ऊपरी सतह पर क्या होगा? तो इसमें व्यर्थ झाग होंगे। क्या होंगे? झाग होंगे। जो व्यर्थ होते हैं इनका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये व्यर्थ पदार्थ होते हैं, झाग होते हैं। तीसरी सतह होती है जो वो अशुद्ध मानी जाती है, ओके, अशुद्ध होती है। क्यों होती है अशुद्ध, ये भी बताएंगे। ये काले रंग की होती है, ठीक है, काले रंग की होती है, अशुद्ध होती है ये परत, ठीक है। तो काले रंग के साबुन तभी हमने बताया जो होते हैं खराब होते हैं। जो चौथी सतह होती है, लास्ट वाली जो सतह होती है, इसमें क्या होता है? कास्टिक सोडे का द्रव्य पर भरा होता है, मतलब कास्टिक सोडे का जो पानी होता है वो भरा होता है, ठीक है। कास्टिक सोडे का यहाँ पर पानी या द्रव्य पदार्थ भरा होता है, ओके। क्लियर हुआ? चारों लेयर का क्लियर हुआ। फर्स्ट में झाग होंगे, दूसरे से साबुन प्राप्त होगा, तीसरी अशुद्ध और काले रंग की होगी, इसलिए यूजफुल नहीं रहेगी। और चौथा जो होगा वो कैसा होगा? कास्टिक सोडे वाली लेयर होगी, जो कि द्रव गीले रूप में होगी, मतलब द्रव के रूप में होगी, तो वो भी हमारे यूज़ के लिए नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बी ऑप्शन, दूसरी परत से हमें साबुन प्राप्त होता है। क्वेश्चन है 14, यह साबुन ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों की धुलाई के लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ए है द्रावण साबुन, ठीक है, बी है साबुन का घोल, सी है साबुन की चिप्पियाँ, डी है साबुन का चूर्ण, ठीक है। तो ये जो साबुन होते हैं हमने आपको बताया कैसे होते हैं। साबुन होते हैं 2 तरीके के, कड़ा साबुन और नरम साबुन। तो ये मुख्य हैं, ठीक है, हर चीज़ मुख्य भी होती है और उसके कुछ वर्जन भी होते हैं। तो मुख्य साबुन क्या हो गए आपके? कड़ा साबुन, और अभी हमने जो बताया नरम साबुन, ठीक है। 2 तरीके के साबुन होते हैं, कौन कौन से? नरम साबुन और कड़े साबुन। लेकिन इसके अलावा भी कुछ साबुन होते हैं जिनकी यहाँ पर, जैसे अभी आपको दिख रहा है, द्रावण साबुन हो गया, साबुन का घोल हो गया, साबुन की चिप्पियाँ हो गई, साबुन की टिक्कियाँ हो गई, साबुन का चूर्ण हो गया, ठीक है, साबुन का घोल हो गया। ये सारे साबुन के प्रकार ही हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये ऑप्शन मिले तो भी आपको घबराना नहीं है, ये भी सही हो जाएंगे, ये भी साबुन के प्रकार हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए मुख्य रूप से कितने होते हैं, तो आप हमेशा 2 ही आंसर करेंगे, ठीक है। तो साबुन जो होता है, द्रावण साबुन जो होता है, ये क्या होता है? ऊनी और रेशमी वस्त्रों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ग्रीस सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट्स होते हैं। देखो द्रावण साबुन का मतलब ही होता है क्या? सॉल्वेंट सोप, ठीक है, सॉल्वेंट सोप इंग्लिश में कहते हैं, सॉल्वेंट सोप, ओके ओके। और सॉल्वेंट तो आपको बता ही रखा है मैंने, शुष्क धुलाई में किसके लिए प्रयोग करते हैं भाई? हमने बताया था ये ऊनी कपड़ों के लिए, रेशमी कपड़े, जो कपड़े हम नॉर्मल नहीं धो सकते हैं उनके दाग धब्बे हम इस तरीके से छुड़ाते हैं, बताया था। तो ये क्या होते हैं? ग्रीस सॉल्वेंट्स होते हैं। ग्रीस सॉल्वेंट, जैसे ईजी आता है ना, ईजी आता है, वो हमारे किसके लिए सही होता है? हमारे ऊनी वस्त्रों के लिए अच्छा होता है। तो इस तरीके की चीज़ें ये होती हैं, ओके। तो ग्रीस सॉल्वेंट जो होते हैं ये जो होते हैं हमारे द्रावण साबुन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें क्षार की मात्रा जो होती है कम होती है, क्षार की मात्रा कम होती है। और आप जानते हैं ऊनी और रेशमी वस्त्रों पर क्षार का प्रभाव खराब पड़ता है। तो जब क्षार की मात्रा कम होती है तो इसीलिए ऊनी और रेशमी के लिए अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नौशादर को कहा जाता है, नौशादर को कहा जाता है पैराफिन, मतलब नौशादर किसे कहा जाता है? पैराफिन को, सोडियम क्लोराइड को, पोटेशियम क्लोराइड को, या अमोनियम क्लोराइड को। तो जो नौशादर आपने सुना है, कई बार आपने सुना होगा नौशादर, तो अमोनियम क्लोराइड को कहा जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 16, गेहूं के चोकर का सत्व ए है बढ़िया प्रकार का शोधन का पदार्थ है, ठीक है, शोधन पदार्थ है। बी है साधारण प्रकार का शोधक पदार्थ है, अच्छा शोधक होगा, ये शोधन नहीं होगा, शोधक पदार्थ है। सी है अपमार्जक है। डी है वस्त्र पर
कड़ापन एवं सफ़ेदी लाता है। तो जो गेहूं का शत होता है वो आपका कैसा पदार्थ, शोधक पदार्थ है, एक साधारण प्रकार का शोधक पदार्थ है जिसका हम घरेलू स्तर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। ये किसका है आपका, वही जो हम लगाते हैं कलप वगैरह, ठीक है, या वस्त्रों को साफ भी करते हैं चोकर से। चलो कलप तो हम महीन पदार्थ से लगाते हैं, चोकर आप जानते हो रेशे युक्त होता है। तो इससे हम क्या है, इसको भिगो दो काफ़ी देर, कुछ देर के लिए भिगो दो, 2 घंटे 3 घंटे के लिए, उसके बाद इसको छोड़ दो, भिगोकर आप पानी में चला दो, इसे छोड़ दो। फिर क्या होगा, कुछ देर जब छोड़ दोगे तो इसका जो ऊपर क्या हो जाएगा, मतलब चोकर वाला चीज़ जो बिल्कुल भूसी होगी वो आ जाएगी, उसे छान दो और उसके बाद आप जो बचा है नीचे उससे कपड़े मसल के धो दो, तो कपड़े इससे भी साफ़ हो जाते हैं। खासतौर से जो हल्के कपड़े होते हैं घर पे हम नहीं उनको ड्राई क्लीन को दे पाते हैं और जिनका रंग उंग जाने का डर रहता है, उनको आप क्या कर सकते हो, घर में इसी प्रकार से धो सकते हो गेहूँ के चोकर से, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही था। क्वेश्चन नंबर 17 है, वशीय अम्लों के लवण को कहा जाता है। ए है शोधक पदार्थ, बी है अपमार्जक, सी है विरंजक, डी है साबुन। तो वशीय अम्लों के जो लवण होते हैं उन्हीं को तो हम साबुन कहते हैं, डी ऑप्शन सही होगा। इतनी रेस इसी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, शोधक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ए है गंदे एवं मैले वस्त्रों को स्वच्छ करने के लिए, बी है वस्त्र पर कड़ापन लाने के लिए, सी है वस्त्र पर सफ़ेदी एवं उज्ज्वलता लाने के लिए, डी है ऊपर के सभी। तो गंदे एवं मैले जो वस्त्र होते हैं उनको स्वच्छ करने के लिए हम शोधक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। और आप इनके विषय में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप वीडियो देखिए, परसों से पहले जो क्लासेस हुई हैं वो इन्हीं चीज़ शोधक पदार्थ की ही हुई हैं, ठीक है। और जो वस्त्र पर कड़ापन लाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, कलफ लगाते हैं, इस्त्री करते हैं, उसके बाद उससे कड़कपन आ जाता है थोड़ा, ठीक है। और वस्त्र पर सफ़ेदी एवं उज्ज्वलता लाने के लिए अगर सफ़ेद वस्त्र हैं तो हम क्या करते हैं, ब्लीच करते हैं, या तो धूप में, ठीक है, धूप में ब्लीच करते हैं, घरेलू लेवल पे बता रहे हैं, ओके। या फिर हम क्या करते हैं, नील वगैरह लगाते हैं, ओके, ठीक है। तो इस वजह से क्या उज्ज्वलता एवं सफ़ेदी आ जाती है वाइट कपड़ों में। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तम प्रकार के अपमार्जक हैं। ए है क्षार रहित होते हैं, बी है वसा रहित होते हैं, सी है कठोर जल में क्रियाशील नहीं होते, डी है उपर्युक्त सभी। तो उत्तम प्रकार के जो अपमार्जक होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, बताइए। तो ये होते हैं क्षार रहित, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्षार रहित होते हैं जो उत्तम प्रकार के अपमार्जक होते हैं, कैसे होते हैं, वो क्षार रहित होते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अत्यधिक गंदे वस्त्रों को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए है चोकर का सत्व, बी है रीठा, सी है पैराफिन, डी है सिकाकाई, ठीक है। हालांकि ये सभी प्रयोग किए जाते हैं, रीठा को भी सिकाकाई को भी पानी में भिगोकर हम उसका मतलब पानी ले लेते हैं, उसमें झाग हो जाते हैं और हम कपड़े को धो सकते हैं, बाल भी धो जाते हैं रीठा और सिकाकाई से। लेकिन हमें क्या है, अत्यधिक गंदे वस्त्रों को धोना है तो हम पैराफिन का प्रयोग यहाँ पर करेंगे जब हमें बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े धोने हो तब, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 है, डाबर साबुन के निर्माण में ए है हल्के क्षार एवं ग्रीस के घोल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, अभी बताया है, इसके विषय में अब आंसर आपको देना है। बी है तीव्र क्षार एवं कठोर वसा का उपयोग किया जाता है, सी है हल्के क्षार एवं हल्के वसा का उपयोग किया जाता है, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए कमेंट में, बताइए। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, हल्के क्षार एवं ग्रीज के घोल का उपयोग किया जाता है डाबर साबुन में, इसीलिए इससे ऊनी एवं रेशमी हल्के वस्त्रों को धोया जाता है, ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों को धोया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, गेहूं के स्टार्च के कण ए है कुछ बड़े एवं बढ़िया किस्म के होते हैं, बी है अत्यंत सूक्ष्म एवं सबसे अच्छी किस्म के होते हैं, सी है मध्यम आकार के होते हैं और वस्त्र पर अत्यधिक कड़ापन लाते हैं, और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर जो गेहूं का स्टार्च आपका होता है वो ए ऑप्शन सही होगा। ये कैसे होते हैं, ये कुछ बड़े एवं बढ़िया किस्म के होते हैं, ठीक है, कुछ बड़े होते हैं और बढ़िया किस्म के होते हैं गेहूँ के स्टार्च जो होते हैं, और इसी से हम क्या करते हैं, खासतौर से घर पे साड़ियों में चावल का कलफ और इनका कलफ यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, कॉटन की साड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 23, स्टार्च का प्राप्ति स्रोत क्या है, ए है कार्बोहाइड्रेट वनस्पति जगत, बी है वसा प्राणी एवं वनस्पति जगत, सी है प्रोटीन प्राणी जगत, और डी है इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन सभी के लिए इजी होगा क्योंकि न्यूट्रिशन साइंस में हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो स्टार्च की जो हमें प्राप्ति होती है वो किससे होती है, वनस्पति जगत से होती है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, और ये क्या होता है, सेल्यूलोज प्रधान होता है, ठीक है, सेल्यूलोज की यहाँ पर प्रधानता होती है, ओके। जो भी स्टार्च पदार्थ होते हैं वहाँ पर सेल्यूलोज की प्रधानता हो जाती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 24, साबूदाने के स्टार्च से वस्त्रों पर डैश में क्या आएगा ये बताना है। ए ऑप्शन
ऑप्शन है हल्का कड़ापन एवं नमनीयता आती है, बी है पर्याप्त कड़ापन आता है परंतु वांछित नमनीयता नहीं आ पाती, सी है पर्याप्त कड़ापन एवं वांछित नमनीयता दोनों आती है, डी है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी हो सकता है अगर आपने घर में साबूदाने की खिचड़ी बनाई है तो। साबूदाने की खिचड़ी आप बनाना और आप देखना क्या होता है, कुछ समय बाद वो कड़ी हो जाती है अगर उसको समय पर गरम गरम ना खा लिया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है पर्याप्त कड़ापन एवं क्या आती है नमनीयता, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन पर्याप्त कड़ापन आता है परंतु वांछित नमनीयता नहीं आती। देखो कड़ापन आता है लेकिन नमनीयता नहीं आती, तो इससे जब इसके स्टार्च का हम प्रयोग करते हैं तो वस्त्र कड़ा तो होगा लेकिन जो मुलायमनेस होती है ना, थोड़ी बहुत कड़ा हो लेकिन नमनीयता बनी रहे, वो चीज़ खत्म हो जाती है। ठीक है, गेहूं का चावल का स्टार्च जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि वो कड़ा तो रहता है लेकिन आप उसे दबाओगे तो उसमें मतलब सॉफ्ट भी वो रहेगा, नमीपन जो होती है वो भी चीज़ आपको पता चलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कड़ापन आपको ज़्यादा पता चलेगा साबूदाने के स्टार्च का प्रयोग करने पर। क्वेश्चन 25 है चावल के स्टार्च के कण डैश में बताना है, क्या आएगा। ए है बड़े होते हैं तथा वस्त्र पर अत्यधिक कड़ापन लाते हैं, बी है मध्यम आकार के होते हैं, वस्त्र की रचना के लिए सर्वथा उपयुक्त होते हैं, सी है सूक्ष्म होते हैं तथा वस्त्र पर वांछित कड़ापन एवं नमनीयता लाते हैं, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चावल के स्टार्च की कण की हमें बात करनी है तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सूक्ष्म होते हैं, देखो गेहूं के स्टार्च क्या होते हैं, बड़े होते हैं लेकिन ये सूक्ष्म होते हैं मतलब छोटे होते हैं तथा वस्त्र पर वांछित कड़ापन एवं नमनीयता लाते हैं। तो आज की क्लास 25 क्वेश्चन और 25 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट लगा। तो क्लास कैसी लगी हमें बताना ना भूलिएगा, और अच्छी लगी हो तो सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।